ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में भेज दिया है मैंने। तो कल हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था, बात दोष के 20 रोग और बात प्रकृति के 20 लक्षण के बारे में। तो कुछ चीज़ें छूट गई थी जो आज के जो मैंने PDF भेजा है आप सभी के ग्रुप में, इसमें कवर है, सारी बातें इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे कफ प्रकृति के लक्षण जो है क्या क्या है, वैसे तो मैंने बता दिया है इसका, लेकिन रेफरेंस वगैरह कहाँ है ये सब आज जो है मैंने जोड़ करके आपको मैंने भेजा है। तो इसमें एक बात जो है विशेष रूप से बतानी थी जो हमें, जो आज हम बता देते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कफ दोष के, कफ के 5 भेद। आज का टॉपिक ये है अपना, कफ के 5 भेद। और ये 5 कफ जो है कहाँ कहाँ रहते हैं, यानी कि ये 5 कफ का स्थान और इनका जो है कार्य। लेकिन इससे पहले जो है आज हम जानेंगे कि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लक्षण। ये टॉपिक हो गया था, पर इसमें से एक पॉइंट छूट गया था जो समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? तो ये सारी बातें बता दी गई है कि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का जो है शरीर जो है सुसंगठित होता है, सुडौल होता है, ये सौभाग्यशाली होते हैं, देखने में बहुत अच्छे रहते हैं, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है ना, कोई भी बात अधिक समय तक याद रहती है इनको, और ये भक्ति परायण होते हैं, और ये उष्ण भोजन, कटु पदार्थ वाले भोजन अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है ये अधिक वीर्यवान भी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, बलशाली होते हैं, है ना, और शीतल स्वभाव तथा शीतल भोजन मतलब करते हैं। लेकिन पसंद तो क्या है कि उसके विपरीत होता है। इसमें एक बात आती है कि यद्यपि उसे रोग बहुत कम होते हैं, रोग जो हैं बहुत कम होते हैं, मात्र 20 रोग मैंने बताया है। लेकिन आगे और भी क्लियर करेंगे, क्या 20 ही हैं क्या, कफ के क्या 20 ही रोग हैं क्या, क्या और भी आगे हैं। परंतु यहाँ पे ये बात आपको बताने भूल गए थे कि यद्यपि उसे रोग बहुत कम होते हैं, किंतु होने पर रोग चिरकाल तक बना रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के टॉपिक का, मैंने कल के टॉपिक में से है ये, कि जो भी कोई रोग होगा, है ना, कफ प्रकृति में, कफ दोष के कोई भी अगर रोग होता है, यद्यपि बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं जब, तो अधिक चिरकाल तक बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है ना। क्यों बना रहता है? कफ अपने गुणों के कारण रोग को चिरकाल तक बना के रखता है। यानी कफ का गुण क्या है? स्थिर गुण है, गुरु गुण है। तो अस्थिर गुण, गुरु गुण के वजह से ही कोई भी रोग होगा कफ प्रकृति में, कफ दोष से, तो चिरकाल तक बना रहता है। तो रोगी को आपको समझाना है, जैसे कोई दमा, अस्थमा, श्वास के रोगी आ गया, या फिर कोई TB के रोगी आ गया, या फिर कोई कैंसर के रोगी आ गया, जो सामान्यतः सभी कफ के रोग हैं। तो सभी को ऐसा बताना है कि रोग जो है चिरकाल तक बनी रहेगी, यानी कि ठीक देर से होगी, ठीक तो होगी लेकिन देर से होगी। बात वाले में कहेंगे कि नहीं आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, पित्त वाले को और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन कफ वाले में बताएंगे आराम। तो दूसरी बात है ये बताना है कि कोई भी रोग होता है तो चिरकाल तक बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। तो रोग की जो ठीक होने की जो अवधि है वो थोड़ा ज़्यादा कफ प्रकृति में रहेगा, कफ वाले रोग में रहेगा, यही बताना छूट गया था। तो अब जो है आगे जानते हैं आज से कफ के 5 भेद, ठीक है। कौन कौन से हैं ये पढ़िए यहाँ से, आज का टॉपिक यही रहेगा, कफ के 5 भेद। जी गुरुजी। कफ के 5 भेद। नंबर 1 अवलंबक कफ, सपोर्ट कफ। नंबर 2 क्लेदक कफ, मोइस्ट कफ। नंबर 3 बोधक कफ, सेंसी कफ। और नंबर 4 है तर्पक कफ।
न्यूट्रिशन कफ। नंबर 5 है श्लेषक कफ, म्यूकस कफ। 5 प्रकार के कफ हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बात वाले टॉपिक में मैंने बताया कि 5 प्रकार के बात हैं, है ना, इसी प्रकार से आज हम आपको बता रहे हैं 5 प्रकार के कफ हैं। ठीक है, तो ये कफ जो है क्या क्या है, क्या नाम है इनके? तो कफ का वर्णन ये और पढ़ दीजिए। कफ का वर्णन। शरीर में कफ भी 5 प्रकार का होता है। पहला अवलंबक, नंबर 2 क्लेदक, नंबर 3 बोधक तथा 4 तर्पक तथा 5 श्लेषक। तो ये उसके नाम है। ये इसके नाम है, ये क्रम से है। ठीक है, तो शरीर में कफ भी 5 प्रकार का होता है। तो इससे पहले बात का मैंने बता दिया कि 5 प्रकार के बात होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि कफ भी 5 प्रकार के होता है, और आगे मैं बताऊँगा कि पित्त भी 5 प्रकार के होता है। तो हर बार 5 आ रहा है, 5 ही क्यों होते हैं ये भी आगे लास्ट में मैं समझाऊंगा। जब पित्त का भी टॉपिक कवर हो जाएगा तब समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात 5 प्रकार का है, पित्त 5 प्रकार का है और कफ 5 प्रकार का है। तो ये 5 ही क्यों हैं, 6 क्यों नहीं हो रहे हैं, 7 क्यों नहीं हो रहे हैं? तो हर एक का जो है उत्तर रहेगा इसका। तो 5 प्रकार के अभी हम कफ जानते हैं क्यों है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे जब पित्त का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो कफ का वर्णन महर्षि भागवत ऋषि ने कहा है। अष्टांग हृदय में अध्याय 12 में आप देख सकते हैं 15 नंबर सूत्र है कि शरीर में कफ 5 प्रकार के होते हैं। अवलंबक से शुरू किया है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। तो आपको ये संस्कृत वर्ड है, नहीं समझ में आया होगा। अब इसका जो है हिंदी और इंग्लिश है ना, इन शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि पहला कि मैंने बताया अवलंबक, तो इसके आगे लिखा है सपोर्ट कफ। हालांकि ये कोई जो है इस प्रकार से कोई शास्त्रों में तो इस समय इंग्लिश था नहीं, तो मतलब क्या है कंपेयर किए हैं कि मतलब ये सपोर्ट कर रहा है किसी को, है ना। अवलंबन करना मतलब सहारा करना, सहारा देना, सपोर्ट करना। इसलिए क्या है कि आज के आचार्यों ने मतलब आज के वैद्यों ने क्या किया, इसका नाम इंग्लिश में अगर कोई समझना चाहे तो इसे सपोर्ट कह सकते हैं, है ना। क्लेदक यानी कि मॉइस्ट, यानी कि जिसमें मॉइस्चर हो, यानी कि जिसमें नमी हो, तो इस कारण से क्लेदक को जो है मॉइस्ट कफ लिख दिया गया है। बोधक यानी कि सेंस, यानी कि जो हमें सेंस कराता है, बोध करवाता है, तो इसलिए इसका नाम बोधक कफ रख दिया गया है। इसी प्रकार से जो है न्यूट्रिशन यानी तर्पक, जो तृप्ति करता है, जो पोषण देता है, जो हमें संतुष्ट करता है, इस कारण से इसका नाम तर्पक कफ कहा गया है। और इसका इंग्लिश में जो है न्यूट्रिशन कफ, ऐसा हमने बता दिया है ना। और लास्ट में है श्लेषक। श्लेषक यानी कि म्यूस्कस कफ, यानी कि एक प्रकार के चिपचिपा इस प्रकार से रहेगा, है ना। श्लेषक कफ यानी कि म्यूकस जैसा ये कफ का जो है प्रकार है। इस कारण से जो है ये ज़्यादा स्निग्ध होता है और ये जो है श्लेषक कफ कहलाता है। इस कारण से इसको म्यूकस कफ इसको नाम दे दिया गया है। अब समझते हैं कि ये जो अवलंबक कफ है, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक और श्लेषक कफ, तो इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और नाम याद रखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ रहता है, बस इतना ही याद रखना है। और क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। जिस प्रकार से आपको बात में मैंने बता दिया कि समान वायु कहाँ रहता है, अपान वायु कहाँ रहता है ना, उदान वायु कहाँ रहता है, व्यान वायु कहाँ रहता है, प्राण वायु कहाँ रहता है, क्या कार्य करता है। इसी प्रकार से आज के टॉपिक में है कि ये सभी कफ जो हैं, अवलंबक कफ कहाँ है, क्लेदक कफ कहाँ है, तो यहाँ से पढ़िए 5 कफ के स्थान कहाँ है। अवलंबक कफ हृदय, क्लेदक कफ अमाशय, बोधक कफ जीभ, तर्पक कफ मस्तिष्क, श्लेषक कफ संधियों। तो 5 प्रकार का कफ है और इसका एक निश्चित स्थान बता दिया गया है। बात में क्या था कि एक कोई बात है, जैसे व्यान वायु है तो व्यान वायु संपूर्ण शरीर में है, लेकिन मुख्य रूप से इसका हृदय स्थान है।
इसी प्रकार से उदान वायु भी इसका कंठ था, है ना, और भी सिर प्रदेश में भी रहता है, उर प्रदेश में भी रहता है। लेकिन कफ के केस में क्या है कि इसका एक निश्चित स्थान बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो कफ है ये अस्थिर है अपने गुणों के कारण। जब भी बात होता है तो अपने गुणों के कारण। कफ का गुण क्या है? ये गुरु गुण है, सन्निग्ध गुण है, इसलिए गुरु गुण है, गुरु गुण है इस कारण से अस्थिर गुण है। तो ये एक ही स्थान पे है, क्योंकि ये विचरण नहीं करता है बात की तरह, वायु की तरह कि बयान वायु पूरे शरीर में जा रहा है। उदान वायु भी क्या कंठ से छाती मस्तिष्क ऐसे ऐसे कर रहा है, कहीं घूमता है ना, इसका घर कहीं है, कार्य कहीं कर रहा है, ये उसका कार्य था, बात में था। कफ में आपको क्या है कि कफ का घर भी वही है और कार्य करने का घर वो ऑफिस भी वही है। बाद में अपने देख रहे थे कि उसका घर कहीं है, ऑफिस कहीं है, मतलब कार्य कहीं करता है, और मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कहीं स्थान इसका था। मतलब अलग अलग स्थान पे विचरण करता है वो अपने गुणों के कारण, क्योंकि उसमें चल गुण है। चल गुण इसलिए क्योंकि उसमें लघु गुण था। अब जानते हैं कि 5 प्रकार के जो कफ हैं, 5 प्रकार के जो कफ हैं उसका घर भी वही है, माने कि स्थान भी वही है और उसका कार्य भी वही है, और कहीं घूमने भी नहीं जाता है, वहीं पे बैठे अपना कार्य भी करता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे वर्क फ्रॉम होम कहेंगे, कि अपने घर से ही कार्य करता है ये सभी। तो अवलंबक कफ क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट कफ, ऐसा मैंने बताया। तो ये हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। अभी और डिटेल से जानेंगे, लेकिन इसका एक जो है निश्चित स्थान बता दिया गया है और कार्य भी वहीं पे करता है, हृदय में करता है ना। तो हृदय में रहता है और हृदय का कार्य हृदय को अवलंबन करता है, हृदय को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी पहले स्थान जान लेते हैं कि अवलंबक कफ यानी कि हृदय में रहता है ये, और हृदय को बल देता है। कलेदक कफ अमाशय में रहता है, अमाशय का कार्य करता है। बोधक कफ जीभ में रहता है, जीभ से संबंधित जैसे रसों का ज्ञान करवाना, इसका कार्य करता है। तर्पक कफ मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क को जो है तर्पण करता है, तृप्ति करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्ति देता है। और श्लेषक कफ ये संधियों में रहता है, सभी ज्वाइंट्स में रहता है ना, और यहाँ पे क्या है कि जोड़ने का काम करता है, संधियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये संधियों में रहता है। अब जानते हैं 5 कफ के कार्य क्या क्या हैं। अवलंबक कफ, यह कफ हृदय में रहता है और अपनी शक्ति के द्वारा हृदय का सहारा करता है। 5 प्रकार के कफ हैं और इनके कार्य क्या हैं। पहले तो हमने देख लिया स्थान कहाँ है। तो जब भी बात होगी अवलंबक कफ की तो ये हृदय में होती है। तो अभी बारी बारी से डिटेल से जानते हैं, हालांकि और भी आगे डिटेल क्लास कल की रहेगी। तो अब जो है यह कफ है, अवलंबक कफ है, हृदय में रहता है, हृदय में रहता है और अपनी शक्ति से हृदय का सहारा करता है, हृदय को सपोर्ट करता है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, दूसरा पढ़िए। क्लेदक कफ, यह कफ अन्न को गीला करता है और अमाशय में रहता है तथा अन्न को अलग अलग करता है। क्लेदक कफ, यह कफ अन्न को गीला करता है, गीला करता है। तो गीला करने से आपको ख्याल आनी चाहिए कि गीला करने का कार्य कौन से महाभूत करेगा। 5 महाभूत में कौन से महाभूत गीला कर सकता है? जल महाभूत। ठीक है, आगे चूंकि ऐसे ही समझना है मुझे कि क्लेदक कफ, जिस प्रकार से मैंने बात बताया कि प्राण वायु है, तो प्राण वायु में क्या है? वायु और जल है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कम्बिनेशन बनाएंगे कि क्लेदक कफ का 5 महाभूत का क्या संरचना है, 5 महाभौतिक दृष्टिकोण से क्या बनता है, कैसे बनता है क्लेदक कफ। तो देखिए क्लेदक कफ क्या बताया जा रहा है? यह कफ अन्न को गीला करता है। जो गीला कर रहा है यानी कि उसके पास जल महाभूत है ना, जल महाभूत है तभी गीला करता है। अग्नि महाभूत से क्या होगा? सुखा देगा, है ना, और वायु महाभूत भी सुखा देगा, अग्नि महाभूत भी सुखा देगा, पृथ्वी महाभूत धारण कर सकता है, सॉलिड कर देगा, है ना। तो आप महाभूत यानी जल महाभूत ही गीला करने का कार्य करता है। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि क्लेदक कफ के पास क्या है? आप महाभूत है। ठीक है, तो
यह कफ अन्न को गीला करता है और अमाशय में रहता है। कहाँ रहता है? अमाशय, आपके जो है अमाशय में रहता है, पेट में रहता है ना, जो कोष्ठ का एक अंग है अमाशय, जहाँ पे हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद आपके भोजन जो है अमाशय में जाके कुछ समय तक के लिए ठहरता है ना। और वहाँ पे क्या होता है, ये क्लेदक कफ क्या करता है? गीला करता है ना। क्या करते हैं? गीला करने का कार्य करता है। जैसे आप कुछ भी खाते हैं, जैसे आप कुछ भी, जैसे पोहा हो गया, पोहा तो एक प्रकार से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रूखा सूखा ही अनाज है। या फिर आपने बिस्किट खा लिया या नमकीन खा लिया, सब क्या है? रूखा सूखा आहार है। ऐसा तो दाल तो नहीं है कि गीला काफ़ी है। तो कुछ आपने ऐसा भी आहार ग्रहण किया होगा जो बहुत ज़्यादा रूखा सूखा था, तो उसको गीला करने का काम आपका क्लेदक कफ करता है, क्योंकि क्लेदक कफ के पास जो है आप महाभूत है। तो ये आप महाभूत प्रधान क्लेदक कफ होता है और ये अन्न को गीला करता है। गीला करने के साथ साथ में अन्न को अलग अलग भी करता है, यानी कि जो पिंडित है, यानी कि जो कोई ठोस आ गया है, जैसे आपने दाल सेवन कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा एक अनाज जो आपके दांतों द्वारा जो है चबाने से बच गया, मैंने दांतों द्वारा चबाया नहीं गया है और चला गया अंदर जल्दी जल्दी में, तो फिर क्या होता? कौन इसे गीला करता है ना? इसे गीला कौन करता है? इसे मतलब कौन इसे जो है अच्छे तरीके से करता है? चूर्ण मतलब एक प्रकार से अबले, एक प्रकार से पेस्ट कौन तैयार करता है? तो ये क्लेदक कफ करता है। और पूरा नहीं कर पाता है, आगे जैसे जैसे बढ़ता है आगे और भी कार्य होता है। लेकिन सर्वप्रथम क्या बताया गया है कि भोजन का पाचन शुरुआत आपके मुख से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि कुछ हमारे एंजाइम वगैरह मिल जाते हैं और फिर दांत भी क्या है कि इसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करना और लास्ट में उस भोजन में से एब्जॉर्ब कर लेना न्यूट्रिशन का, तो यही तो पाचन क्रिया है। तो अभी हम देख रहे हैं क्लेदक कफ यह अन्न को गीला कर देता है और अमाशय में रहता है। ये क्लेदक कफ अन्न को गीला करता है और अन्न को अलग अलग करता है, मतलब इसे जो है खूब अच्छे तरीके पेस्ट तैयार करता है। तो क्लेदक कफ का ये कार्य है, पेस्ट तैयार करना, अमाशय में एक पेस्ट तैयार करना, है ना। ये अब क्लेदक कफ का काम है। तीसरा नंबर पढ़िए। बोधक कफ, जो कफ जीभ में रहता है और वहां रहकर मधुर आदि रसों का बोध कराता है। बोधक कफ आपके जीभ में रहता है और वहाँ रह करके रसों का सेवन, रसों का बोध करवाता है, इसलिए बोधक कफ बताया गया है। बोधक कफ यानी कि जिसे हम सेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, सेंस कफ हमने बताया। तो ये बोधक कफ कहाँ रहता है? तो आपको पहले ही बता दें, जीभ में रहता है। इसका स्थान जो है जीभ बताया गया है, ठीक है। बोधक कफ का स्थान आपका जीभ है ना। जो कफ का एक प्रमुख स्थान है, बोधक कफ का प्रमुख स्थान है, और वहाँ पे रह करके क्या कराता है? बोध करवाता है ना। किसका? रसों का। तो रस का कोई बोध करवा रहा है, रसों का जो कोई बोध करवा रहा है, ठीक है। तो रस का बोध करवाने में सहायता कौन कर रहा है? आपका बोधक कफ करवा रहा है। जो कफ क्या है जीभ में रहता है वो बोधक कफ हो गया। और देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति के क्या है कि सेंस यानी कि खास करके जीभ द्वारा जो टेस्ट होता है वो चला जाता है। वो बात के भी कारण होता है, और बात के कारण इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो है बोधक कफ को सुखा दिया है ना, इस कारण से। तो क्या है कि ये बात और कफ जनित व्याधियाँ अगर किसी को क्या है कि जीभ का स्वाद चला गया, यानी कि वहाँ पे बोधक कफ बिगड़ गया है, बोधक कफ को सुखा दिया गया है ना। या फिर बहुत ज़्यादा क्या है कि वो मैंने बताया कि बात में क्या होता है, कटु तिक्त कषाय ऐसा रस प्रतीत होता है, और कफ प्रकृति में क्या होगा कि हमेशा मुख आदि का जो है स्वाद मधुर मधुर प्रतीत होगा, है ना। तो इस प्रकार से कफ के रोग में क्या है कि आपको जो है मधुर मधुर, बात के केस में जो है आपको कटु कटु कसाय कसाय मैंने तीखा तीखा ऐसा लगेगा, है ना। और इस कारण से जो है ये बोधक कफ का काम है। बोधक कफ जब खराब बिगड़ जाता है तो आपका जो है जीभ का स्वाद जो है बिगड़ जाता है ना। या तो आता ही नहीं, या तो बहुत ज़्यादा क्या है कि मधुर मधुर, या तो कटु कटु, है ना, कसाय कसाय, कड़वा कड़वा जीभ लगता है। तो इस प्रकार से बोधक कफ का। तर्पक कफ, पढ़िए तर्पक।
तर्पक कफ, जो कफ मस्तिष्क में रहता है और वह सभी ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है, अर्थात इंद्रियों को अपने सहयोग से तृप्त करता है। तृप्त करता है, इस कारण से इस कफ का नाम तर्पक कफ है। और ये कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है और वह सभी ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है, सभी ज्ञानेंद्रियों का। तो सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय क्या है? अपना सिर प्रदेश में ही है। आँख है, नाक है, जिह्वा है और कर्ण है ना? 4 हो गया। एक त्वचा, तो त्वचा तो चेहरे पे भी है और संपूर्ण शरीर में, तो पूरे शरीर में फैला। तो ज्ञानेंद्रिय सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपके सिर प्रदेश में। तो इस कारण से जो कफ मस्तिष्क में रहता है और सभी ज्ञानेंद्रियों को जो है तर्पण तृप्त करता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों को अपने सहयोग से तृप्त करता है, इस कारण से इसका नाम तर्पक है। क्या मतलब केवल यहाँ पे आँखों का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आँख, नाक, कान है ना, जीभ और त्वचा, सभी ज्ञानेंद्रियों को जो है ये तर्पण करने का कार्य, तृप्त करने का कार्य तर्पक कफ का है। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण मतलब क्या है कि मस्तिष्क में बताया गया है और त्वचा को भी जो है तृप्त करता है। 5वां पढ़े, श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक कफ, जो कफ शरीर में संधियों में रहता है और वह संधियों को सटाता है। श्लेष्मक कफ क्या है जी? तो जैसे कि मैंने बताया, श्लेष्मक कफ जो है आपके संधियों में रहता है, म्यूकस कफ कह सकते हैं। तो ये जो है श्लेष्मक कफ जो है क्या है? एक कफ ऐसा है जो आपके संधियों में भी रहता है ना? जैसा कि पहले भी बता दिए थे, कफ का स्थान बताया था ना मैंने। तो एक स्थान क्या मैंने बताया था कि संधियों में रहता है। तो संधियों में रहने वाला कफ का नाम क्या है? संधियों यानी कि जॉइंट्स, जो सबसे बड़े जॉइंट्स होते हैं, आपका हिप जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, है ना? तो इस प्रकार से जितने भी संधि हैं, विशेष करके एल्बो जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट है, जो भी है, या फिर स्पाइन जॉइंट्स हैं, तो ये सभी जॉइंट्स में जो कफ शरीर के संधियों में रहता है, यानी कि इन संधियों में रहने वाला कफ का नाम श्लेष्मक कफ है और वह संधियों को सटाता है ना? जैसे आपका नी जॉइंट्स हैं, तो जो आपका जो है नीचे की हड्डी है, यानी कि पिंडलियों वाली हड्डी, और फीमर यानी कि जो उर्गों वाली हड्डी, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो ये श्लेष्मक कफ है। तो किसी को घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है, चाहे किसी को हिप जॉइंट्स यानी कुल्हों में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर सर्वाइकल में हो गया प्रॉब्लम, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस में हो गया, या थोरेसिस में हो गया, मतलब कहीं भी एक जॉइंट्स में हो गया प्रॉब्लम। विशेष रूप से क्या होता है, हिप जॉइंट्स आजकल ज़्यादा केस चल गया है कि हिप जॉइंट्स, 7 साल के बच्चे को भी हिप जॉइंट हो रहे हैं, यानी कि एवियन जैसे कंडीशन हो रहा है। फिर नी जॉइंट्स भी बच्चे को हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तो हो ही रहे हैं। तो ये नी जॉइंट्स की बात करें तो क्या है कि वहाँ पे कौन सा कफ है? श्लेष्मक कफ है। तो डॉक्टर को सुनते होंगे कि वो बताते हैं कि ग्रीस सूख गया। हम क्या करते हैं, कफ को हम ग्रीस मानते हैं, है ना? एक प्रकार से मानिए, यानी चिकनाई है, ग्रीस है, ऐसा मानते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ग्रीस सूख गया, तो यही है, श्लेष्मक कफ ही है ना? इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, एक प्रकार से चिकनाई है। क्या है? वो सूख जाता है ना? या फिर विकृत हो जाता है, 2 ही काम होता है। क्या होता है जी? या तो सूख जाता है, इसलिए क्योंकि बात का यहाँ पे रुक्ष गुण बढ़ गया, और विकृत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कफ का संदिग्ध गुण विकृत हो गया, है ना? तो 2 ही कारण हो सकता है, घुटना में दर्द है या फिर आपका किसी का हिप जॉइंट्स है। तो हिप जॉइंट केवल दुबले पतले को नहीं होगा। हमने 2 पेशेंट देखा, एक बहुत ज़्यादा पतला था, और बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण क्या था कि उसका बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, है ना? और क्या हुआ, बात का रुक्ष गुण बढ़ा तो जो जॉइंट्स में श्लेष्मक कफ था, साइनोवियल फ्लूइड था, ग्रीस था, चिकनाई था, वो सूख गया। इस कारण से जब करवटें बदलता था, मैंने कहा कि आपको एवियन है, यानी आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए कि आप रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करिए, गर्दन बाएं, घुटना दाएं, इस प्रकार से करके एक होता है कि रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करिए। मतलब मैंने कहा बिल्कुल आपको स्लो करना है। तो जब मैं बता रहा था कि आपको ऐसे करना है ना, इसको मैंने बताया। तो जब इसका जो है इस प्रकार से विपरीत मैंने रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करने लगा, तो जैसे पुराने कोई पलंग में से आवाज़ आती है ना, आवाज़
एक विशेष प्रकार बैठने पे या उठने पे आवाज़ आती, ऐसे उसका शरीर से आवाज़ आ रही थी। तो मतलब बात का बहुत ज़्यादा रुक्ष गुण बढ़ जाने के कारण क्या है कि अत्यंत जो है रुक्षता वहाँ पे आ गई थी। और दूसरा केस जो है हमारे पास जो 15 दिनों 20 दिनों से है वो ये है कि अत्यंत मोटा आदमी है, अत्यंत मतलब 80 kg वजन तो है, और उसका जो कफ का स्निग्ध गुण बिगड़ गया। इस कारण से जो वहाँ की चिकनाई है वो विकृत हो गया। इस कारण से उसको भी एवियन हो गया, उसको भी क्या है कुल्हों में दर्द हो गया। पहले केस में भी आपने देखा कि दुबला पतला व्यक्ति है उसको भी कुल्हे में दर्द है, और एक मोटा ताज़ा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, 70-80 kg वजन, 70-80+ kg है ना, फिर भी उसके जो है कुल्हे में दर्द है। तो क्या कारण है? तो बात अपने गुणों के कारण बीमारी उत्पन्न कर रहा है कि वहाँ पे रुकता है, खरता है, और कफ जो है अति सन्निग्धता यानी कि विकृत, सन्निग्ध गुण विकृत हो गया, उसका गुरु गुण विकृत हो गया, उसका अस्थिर गुण विकृत हो गया, यहाँ सलक्षण गुण विकृत हो गया। तो अपने गुणों के कारण माने कफ जो है अपने गुण विकृत कर दिए, इस कारण से इनको भी क्या है कि कुल्हे में दर्द है। तो कोई भी सुखी नहीं है, बात वाले भी दुखी हैं और कफ वाले भी दुखी हैं। तो सुखी कौन है? जिनके बात पित्त कफ सम है, दोष धातु सम है, मल मूत्र प्रकृति सम है, और मस्तिष्क वगैरह शांत है, माने मन मस्तिष्क आदि शांत है, प्रसन्न इंद्रिय आत्मा जिनकी है वही स्वस्थ है ना। तो ये टॉपिक था, और दोनों का मैं चिकित्सा कर रहा हूँ। एक का तो क्या है कि बात वाले क्या है कि आपको पता ही है कि ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा भटकते हैं। कफ वाले क्या है कि हमने इसको 2 साल बताया है कि 1.5 से 2 साल लगेंगे आपको ठीक होने में। हालांकि अभी 20 दिन के ट्रीटमेंट में ही बताया है कि हमको आराम आया है, अभी उसकी बस्ती चल रही है, तो आगे चलेगा है ना, तो ठीक होगा। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी चिकित्सा भी बताएंगे है ना, सभी बात का कफ का। लेकिन आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर बार बताते चलते हैं। जब बात वाले केस आता है, जैसे कि हमने पहले की रोगी बताया, तो बात के केस में क्या है कि आपको हमेशा सर्वप्रथम आपको विषम अग्नि, चूंकि यहाँ रहती है मंद अग्नि नहीं, विषम अग्नि रहती है, यानी कि एक प्रकार से मंद अग्नि, बिगड़ा हुआ अग्नि, यानी कभी भूख लग जाता है कभी नहीं। तो उसका दीपन पाचन अच्छा करना है, अनुलोमन अच्छा करना है, और बस 2 ही काम करना है, गर्मा गर्म और चिकना चिकना वहाँ पे चीज़ें औषधि देना है, भोजन करवाना है, आहार विहार भी करवाना है, तो उसका रिकवर होगा। और कफ वाले में सर्वप्रथम क्या करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि वहाँ पे चिकनाई है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि चिकनाई तो है लेकिन वो विकृत है, पहले इसे निकाल लेना है। तो निकालना कैसे? तो स्नेहन करना, मतलब इसको स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन आदि के द्वारा, बस्ते के द्वारा निकाल लेना है ना। पंचकर्म तो करना ही पड़ेगा है ना, तभी ना क्या है कि विकृत जो हुआ कफ जो है आपके, जो क्या है कि विकृत कफ क्या है जो आपके शाखाओं में है वो आपके कोष्ठ में आ जाएंगे, पेट में आ जाएंगे, फिर बमन या विरेचन के माध्यम से उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, उसका पंचकर्म पहले करना बहुत जरूरी है। तो कफ के बात वाले में भागवत से बताया है कि पंचकर्म करवाने से आपका जो है बात विकृत, ना करवाने से बात विकृत होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन कफ वाले में स्पेशल बता दिया है कि जिनकी प्रकृति कफ की है तो उनको तो क्या है कि पंचकर्म ना करवाते हैं तो उनको समस्या हो जाती है, तो पंचकर्म करवाएं। तो पहले पंचकर्म करना है कि इनको जो है पंचकर्म करके, ताकि दोषों को पहले निहरण करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि नहीं वहाँ पे हम सीधा चिकनाई बढ़ा देंगे, क्योंकि एवियन किसी को हुआ है, कुल्हे में दर्द हुआ है, घुटने में दर्द हुआ है, तो इसका मतलब ही है कि उसका जो है अब श्लेष्मक कफ विकृत हो गया है, घट गया है या तो विकृत हो गया है। तो आपको यही पता लगाना है कि आपका उसका जो है आपके रोगी का जो है ना, या आपका स्वयं का जो है आपका श्लेष्मक कफ घट गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है, या श्लेष्मक कफ विकृत हो गया है। कोई भी, क्योंकि श्लेष्मक कफ जो है रहता कहाँ है, आपके संधियों में रहता है, आपके जॉइंट्स में रहता है, बड़े बड़े जॉइंट्स में रहता है। तो श्लेष्मक कफ को जो है आपको इस प्रकार से समझना है, और श्लेष्मक कफ को आज की भाषा में आपको साइनोवियल फ्लूइड समझना है ना। मेडिकल टर्म में आज के केस में आपको साइनोवियल फ्लूइड जो डॉक्टर कहते हैं कि आपका ग्रीस है, वही है आपका श्लेष्मक कफ जो आपके संधियों में रहता है। इससे हमें जो है अच्छा बनाए रखना है, तब ताकि जो है संधियों को सटा करके रखे, है ना। संधियों को सटा के रखने का काम श्लेष्मक कफ है। बताते हैं ना कि ग्रीस क्या ग्रीस कमी हो गई या फिर क्या गैप हो गया है, तो जो गैप हो गया नी जॉइंट्स, या फिर क्या है कि आपका जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल, कहीं भी गैप हो सकता है ना वो। तो कहीं भी अगर गैप हो गया है
खास करके क्या बोलते हैं, L4 L5 में गैप हो गया जी, आपका जो है कुछ नहीं होगी, या फिर C3 C4 इस प्रकार से सर्वाइकल में आपका, तो सब यही है कि आपका श्लेष्मक कफ बिगड़ गया है। तो बात वाले में आपको सीधा जो है दीपन पाचन करके उसको शुद्ध चिकनाई पे ले आना है, और कफ वाले में पहले तो पंचकर्म करना है। पंचकर्म कैसे करना है, सनेहन स्वेदन आदि करके बमन या विरेचन करना है। इसके बाद जब निकल जाता है, दोषों का निहरण हो जाता है, तो यहाँ पे बस्ती भी देना है, बस्ती देना है। इनको बड़ी बस्ती ज़्यादा देना है, यानी कि लेखन बस्ती देना है, मतलब बड़ी बस्ती जो क्या है कि दोषों को ज़्यादा, मतलब क्या है मैंने क्या बताया था, बस्ती मतलब क्या, जो अंदर जाता है आपके आंतों में जाता है और दोषों को विडोलित कर क्या करता है, खींच के बाहर ले आता है। तो ये कौन कर सकता है, ये बड़ी बस्ती कर सकता है। छोटी बस्ती बात वालों के लिए है और बड़ी बस्ती कफ वालों के लिए। फिर से एक बार बताता हूँ, छोटी बस्ती यानी कि 50 ml 60 ml 100 ml ये सब छोटी बस्ती है ना, जो क्या है कि गुदा मार्ग द्वारा एनएस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं बड़ी आंत में और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बड़ी बस्ती जब देते हैं तो दोषों को खींच के बाहर ले आता है। ये हम बात वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन बात वाले को 1 बस्ती देना है या 2 बस्ती देना है, मतलब कम से कम देना है, नहीं तो उसको कमजोरी आ सकता है। लेकिन कफ वाले में क्या है, कफ प्रकृति वाले रोगों में है ना, लोगों में ठीक है, तो किसी का प्रकृति या विकृति है कफ की, तो उसको बड़ी बस्ती है ना, मतलब क्या है कि देते रहना है, और बीच बीच में जो है छोटी बस्ती भी चलते रहेगा। तो बड़ी बस्ती हम देते हैं, तो बड़ी बस्ती जा करके क्या करता है कि दोषों को विडोलित कर है ना, मथ कर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये आपका बड़ी बस्ती का कार्य है। बड़ी बस्ती यानी कि जिसकी मात्रा 6, 7, 800 ml होती है और ये 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाती है। लेकिन छोटी बस्ती क्या है कि पूरा एब्जॉर्ब होने तक ये बाहर आता ही नहीं है, ना आए तो बढ़िया। छोटी बस्ती रात को अपने लिया, सुबह तक क्या है पूरा एब्जॉर्ब हो गया। अब बड़ी बस्ती क्या है, सुबह खाली पेट लिया और 10 मिनट के अंदर अंदर निकलनी ही चाहिए। नहीं निकलेगा तो समस्या है, निकालो इसे किसी उपाय से, आयुर्वेदिक उपाय से, नहीं तो समस्या कर सकता है ना। तो ये श्लेष्मक कफ आपका जो है इस प्रकार से मैंने बता दिया, श्लेष्मक कफ का ये सब काम है। तो अब जो है कोई प्रश्न है तो आप सभी चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप सबके प्रश्न आएगा तो अधिक से अधिक अच्छा क्लास चलेगा, है ना, क्लास अच्छा चलेगा क्योंकि आप सभी के प्रश्न से ही, है ना। अगर प्रश्न नहीं तो फिर क्या है कि आप कम समझ पाएंगे, यानी कि अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, हो सकता है। तो आप सभी चैट बॉक्स में अपना प्रश्न करते रहिए। हाँ जी मृत्युंजय जी, मेरा 2 प्रश्न है। हाँ। मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे आपने वात में बताया, वात के साथ वायु भी है, वात के साथ अग्नि भी है, वात के साथ जल भी है, तो कफ में भी तो होगा ऐसा? फिर से प्रश्न करिए। जैसे आपने वायु का बताया, व्यान वायु, उदान वायु, व्यान वायु का आपने बताया कि वायु के साथ वायु प्लस जल, वायु प्लस अग्नि, तो कफ में भी पृथ्वी तत्व और पृथ्वी तत्व के साथ और भी चीजें तो होंगी ना? हाँ जी होंगी ना। तो ये कल से अपना टॉपिक वही रहने वाला है। जिस प्रकार से मैंने वायु की पंचभौतिक संरचना बताया ना, इसी प्रकार से कफ का भी पंचभौतिक संरचना कल से टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो समझ पाएंगे। एक और सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पेशेंट, कोई एक व्यक्ति आया जो दुबला पतला है, वात प्रवृत्ति का है, लेकिन उसको कफ भी आता है, तो फिर इस क्रम में उसको मतलब किस तरीके का मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए? हाँ, तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करें, है ना। तो आगे मैं बताऊंगा। कोई भी व्याधि होती है, व्याधि के साथ में कोई और केस है, जैसे एक होता है स्वतंत्र व्याधि, एक होता है परतंत्र व्याधि। किसी को मान लीजिए किडनी फेल है, तो ये स्वतंत्र व्याधि है। और यदि किडनी फेल है तो संपूर्ण शरीर में सूजन है, ये परतंत्र व्याधि है। तो हमें इलाज क्या करना है, सूजन का इलाज करना है या किडनी का इलाज करना है? तो कहेंगे नहीं, जो स्वतंत्र है किडनी फेलियर का इलाज करना है। किसी को बुखार है, बुखार के साथ में सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो ज्वर जो है प्रमुख व्याधि है, लेकिन जो परतंत्र व्याधि जो है वो सर्दी खांसी जुकाम है। तो यहाँ पर यही देखना है आपको, जैसे आपने बताया कफ भी निकलता है, दुबला पतला भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कफ की व्याधि होगी
और कफ इतना निकल गया कि उसका कफ का ही क्षय हो गया, इस कारण से दुबला पतला हो गया, है ना। तो इस प्रकार से तो यह तो क्या है कि द्विदोषज भी हो सकता है, यानी कि बात और कफ दोनों बिगड़ गया है, इस कारण से जो है। लेकिन चिकित्सा कहाँ से करेंगे, है ना। तो 2 बात याद रखना है इसमें, या तो बात से शुरू करनी है, या तो आपको जो है उस व्याधि से शुरू करना है जो प्रमुख है, ठीक है। बाकी और भी क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, क्योंकि इतना से तो क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत। देखिए गोपाल मंगैन जी का प्रश्न आया है, क्या आपका प्रश्न है जी? अनम्यूट करके रख सकते हैं जी। गुरु जी प्रश्न मेरा ये है कि ये लिकोरिया जो प्रॉब्लम है ये वायु की है या कफ की है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न तो ऐसा ही था कुछ कि लिकोरिया दोष बात के कारण या कफ के कारण है। तो देखिए क्या है कि कोई भी रोग जो है कैसे होता है, तो रोग सर्वे अपि अग्निमंदो, ऐसा बता दिया गया है कि रोग जो है प्राय सभी अग्नि के मंद के कारण होता है। लेकिन लिकोरिया की बात हुआ तो देखिए क्या है कि ये बात प्रकृति में भी है संभव, पित्त प्रकृति में भी संभव है, और कफ प्रकृति में भी संभव है। तो इसका जो है अलग अलग लक्षण होता है ना। लेकिन लिकोरिया की बात करें तो ये खास करके बात और कफ की व्याधि है। ये क्या है? बात और कफ की व्याधि है जी। हाँ, कफ की व्याधि इसलिए है। और अगर क्या है कि किसी को लिकोरिया के अपने बता दिया कि बात और कफ का हो गया, इसी प्रकार से किसी को अत्यार्तव यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ओवर ब्लीडिंग, या फिर कहिए कि अत्यार्तव बहुत ज़्यादा बार बार, मतलब कि 10 दिनों 15 दिनों में, तो ये बात और पित्त की व्याधि है ना। पित्त का मिश्रण हो जाएगा, पित्त का हो गया। और किसी को क्या है अल्पार्तव है, डिस्मेनोरिया है, यानी कि बहुत कम कष्टार्तव है या तो अल्पार्तव है, तो ये बात का प्योर बात का बीमारी है ना। तो आगे और भी बताएंगे। वो अपान के बिगड़ने से। हाँ, अपान वायु तो बिगड़ती है ना। और क्या प्रश्न है? गुरुजी घुटने में दर्द होता है तो वो वायु के कारण है या कफ के कारण, कैसे मालूम चलेगा? अपने को पता चलेगा ना, आपको पता चलेगा जब क्या है कि दर्द है तो निश्चित रूप से यहाँ पे वायु है, वायु विकृत है ना। लेकिन आपको जो है एक मैंने बताया ना कि ये आपको देखना है कि घुटने में दर्द, आपने पूछ लिया, तो यहाँ पे यही समझना है कि घुटना में दर्द है तो गौर से इसका घुटना देखना है ना। और देखना है 1% भी सूजन है क्या, है ना। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जिसका बात का प्योर बात का रहेगा, जहाँ पे सनेवियल फ्लूइड सूख जाता है, चिकनाई सूख गया, श्लेष्मक कफ सूख गया जी, तो क्या होगा? वहाँ पे सूजन होगा? नहीं होगा। ये तो सूख जाएगा तो सूजन कहाँ से होगा? लेकिन जब वहाँ पे श्लेष्मक कफ क्या है विकृत हो जाएगा, विकृत होना मतलब क्या है कि वहाँ पे सूजन आ जाएगा। तो घुटना दर्द है तो देखिए सूजन है कि नहीं है। अगर सूजन है तो मतलब क्या है कि 95% चांस है, अगर सूजन है तो 95% चांस है कि ये जो है श्लेष्मक कफ जो है उसका विकृत हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, विकृत हो गया, पहले इसको यहाँ से निकालो। तो देखते होंगे कई सारे लोग क्या करते हैं, घुटने में क्या करते हैं, एक सिंगित थेरेपी करवाते हैं, कपिंग थेरेपी भी करवाते हैं, लेकिन पहले क्या होता है सिंगित थेरेपी करवाते थे कि ताकि, या लीच थेरेपी करवाते हैं ताकि वहाँ पे जो विकृत कफ है ना, श्लेष्मक कफ है, उसको पहले निकाल लिया जाए और इसके बाद जो है ना मेडिसिन वगैरह चलाया जाए तो सही रहता है। तो देखिए क्या है कि किसी को घुटने में दर्द है तो सबको सिंगित थेरेपी नहीं करना है, सबको लीच थेरेपी नहीं करना है, या फिर किसी को घुटने में दर्द है तो सबको जानू बस्ती नहीं करना है। तो हर एक कंडीशन अप्लाई होगा कि यदि क्या है कि बात प्रकृति का है, यानी कि वहाँ पे श्लेष्मक कफ घट गया है, सूख गया है, तो वहाँ पे सीधा जानू बस्ती करिए, उसको लाभ मिलेगा। और यदि क्या है कि सूजन है ना, और विकृत हो गया है और ऊपर से फिर जानू बस्ती कर रहे हैं, तो जानते क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही विकृत है वहाँ पे और आपने निकाला नहीं उसे, है ना, और जाके उसमें डाल दिया, है ना, जानू बस्ती के द्वारा, तो वहाँ पे दर्द बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे तेल भी नहीं लगाना, तो जानू बस्ती तो दूर की बात है, पहले उससे निकाला जाए, है ना, विकृत कफ को, श्लेष्मक कफ को, या फिर जो भी चिकनाई को निकाल लिया जाए, इसके बाद जो है वहाँ पे प्राकृतिक रूप से वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। तो ये है। और इसी प्रकार से ठीक है, और कोई प्रश्न तो पूछिए। यही चीज लंबर के दर्द में भी अप्लाई होती है क्या, कमर के दर्द में भी? हाँ जी, यही अप्लाई होगा। देखिए दोनों प्रकार से दर्द हो सकता है, या तो ये श्लेष्मक कफ सूख गया है या तो विकृत हो गया है ना। तो विकृत होता है ज़्यादातर कफ प्रकृति में और सूख जाता है बात प्रकृति में। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए वैद्य सुमेशपाल जी।
वैद्य जी, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती रात्रि में दे सकते हैं क्या? रात्रि में कितने बजे? रात्रि में 8 से 10 के बीच में या 6 से 8 के बीच में। देखिए, हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बस्ती, तो 2 प्रकार की बस्ती। अगर छोटी बस्ती है तो रात को सोते समय भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। अगर बड़ी बस्ती की बात करें तो सुबह खाली पेट देनी चाहिए। शाम को भी दे सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है। सुबह देंगे खाली पेट तो ज़्यादा रहेगा अच्छा। और छोटी बस्ती देते हैं तेल वाला, घी वाला, तो उसे जो है 2 से 6 के बीच में देंगे तो ज़्यादा काम करेगा। और रात को सोते समय भी दे सकते हैं, एनी टाइम कभी भी दे सकते हैं। खाली पेट नहीं देनी चाहिए, खाने के बाद ही रात को सोते समय दे सकते हैं। और स्नेहन स्वेदन की बात हो गई तो वैसे तो नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन हमने अभी तक किसी को रात को नहीं दिया है ना। और कहीं भी रात्रि में पंचकर्म या इस प्रकार से स्नेहन स्वेदन की प्रक्रिया नहीं बताया है ना। तो स्नेहन स्वेदन की क्रिया रात को तो नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से रात को क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका एक कारण भी हो सकता है कि कफ का समय होता है ना, 6 से 10 कफ का समय होता है। इस कारण से शाम को वैसे क्या है कि नहीं करनी चाहिए। दिन में तो कफ के काल में कर सकते हैं क्योंकि आगे पित्त का समय होता है, अच्छा धूप निकलता है, लेकिन शाम का तो कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो रात को कुछ लेना है तो एकमात्र बस्ती है ना, बस्ती है भी छोटी बस्ती, और दूसरा एक और है नस्य क्रम, है ना, ये कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। आचार्य जी, अगर कूल्हों का दर्द है और व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का है तो उसमें भी श्लेषक पे ही काम करना रहेगा? हाँ, जैसे क्या है कि श्लेषक कफ की बात की है, तो अगर किसी को कुल्हे में दर्द है और उसकी प्रकृति वात की है ना। सर, तो वात पित्त में प्रकृति है। हाँ, ठीक है, बात है, पित्त है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बात के कारण ही रहेगा, पित्त के कारण नहीं होगा। क्योंकि पित्त में ऐसा, देखिए, पित्त हम प्रकृति क्यों मानेंगे, हमें ज़्यादा प्रकृति पे नहीं जाना है, हमें ज़्यादा गुणों पे जाना है ना। तो गुण क्या है, बात का गुण क्या है, रुक्ष गुण है। पित्त का गुण क्या है, सासने है। तो पित्त के गुणों के कारण किसी को, वैसे तो किसी को एवियन नहीं हो सकता है, यानी कुल्हे में दर्द नहीं हो सकता है, क्योंकि पित्त में एक गुण है, उसका नाम है सासने। पित्त में भी क्या है, एक अच्छी प्रकार की जो है चिकनाई है, और इसमें उष्णता भी है। तो पित्त वाले में तो संभव ही नहीं है, और कफ वाले में संभव इसलिए है क्योंकि सास स्नेह नहीं है, वहाँ पे कफ प्रकृति में स्नेह है, प्योर स्नेह है, और उसमें क्या है कि शीत गुण है, यानी कि यहाँ पे मंद अग्नि होने के चांस है। तो इस कारण से क्या है कि वो कफ जो है पकता नहीं है, वो कफ जो है विकृत अवस्था में रहता है, वो कफ का पाक नहीं हो पाता, वो कफ जो है विकृत रहता है। लेकिन पित्त में क्या है कि वो कफ जो है पक जाता है ना, यानी कि वो एक अच्छी क्वालिटी वाला कफ होगी, तो वहाँ पे नहीं। अब बात वाले में तो सूख ही जाता है। तो इसको आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि बात प्रकृति इनकी है, यानी प्रकृति क्या मतलब जो दोष हैं वो बात के ही हैं, है ना, किसी के। तो यहाँ पे बात की चिकित्सा करनी है। जी, वैद्य शंभुनाथ जी, आपका प्रश्न है कुछ? और किसी का कोई प्रश्न है जी? वैद्य जी, हाँ जी। कोई महिला है जिसका वजन 120 किलो के आसपास है और वो बिस्तर पर है, अब इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वजन कैसे कम करेंगे? वजन कम करना है केवल, या फिर उसे कोई समस्या भी है? उसे महाराज सारी समस्या है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो चुके हैं, कूल्हे का ऑपरेशन हो चुका है, वो केवल वॉकर लेके चल पाती है महिला, वजन बहुत ज्यादा, डायबिटीज भी है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, किडनी भी इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। देखिए ऐसे जो है ना, चलिए फिर भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये तो असाध्य कष्ट साध्य में चले गए हैं रोगी, है ना, क्योंकि ये रोगी जो है बहुत ज़्यादा जो है कफ प्रकोप आहार विहार के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा अपना वजन बढ़ा लिए हैं, और इनके जो है घुटनों में भी समस्या हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, किडनी में भी समस्या है, बीपी भी है, शुगर भी है, तो अनेक समस्या है।
यानी कि ये जो रोगी है ना कष्ट असाध्य में चला गया है। तो ये तो हमें लगता है, या फिर उम्र क्या है, उम्र बताइए बस। 65 है, यानी कि वो जो है उम्र के हिसाब से 65 हो गए हैं। तो फिर ये तो कष्ट असाध्य में ही चले गए हैं रोगी। लेकिन असाध्य में भी 2 प्रकार के होते हैं। जब तक जो है आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करवाते रहेंगे और आयुर्वेद की औषधियाँ देते रहेंगे तो ये आप पे रहेंगे, यानी कि लगभग चलते फिरते रहेंगे, है ना, मतलब काम चलता रहेगा इनका। तो इनको कहाँ से शुरू किया जाए? तो 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, समन और शोधन। तो यहाँ पे तो शोधन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ना इनको स्नेहन करवा सकते हैं ना स्वेदन करवा सकते हैं। हाँ, स्वेदन करवाएंगे तो हल्का करवा सकते हैं स्वेदन, लेकिन ऐसा बताया गया है कि सर्वप्रथम जिसका वजन बहुत कम है या फिर जिसका वजन बहुत ज़्यादा, जैसे 120 kg चल फिर पा नहीं रही है ना, जो अपने कार्य भी नहीं कर पा रहे, तो उसके हमें बमन विरेचन बस्ती वगैरह नहीं देना है, ठीक है, उसे हमें नहीं देना। लेकिन हाँ, 1-2 बस्ती तो दे ही सकते हैं, 1-2 बड़ी बस्ती हम दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है इनका भूख लगनी चाहिए, है ना, और पाचन थोड़ी अच्छी कर लेनी चाहिए। और भूख तो बिल्कुल नहीं लगती है इनको। तो भूख पहले लगाइए ना अपनी औषधियों के द्वारा। जो मैंने दीपन पाचन इनका जो है पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं, है ना। तो ये 2 औषधियाँ दे सकते हैं इनको, या दीपन पाचन चूर्ण दे सकते हैं इनको। पहले भूख तो लगाना होगा, दीपन तो करना होगा पहले। इन 2 से काम चल जाएगा पंचकोल? हाँ, और इससे ये 2 से काम चलेगा। पंचकोल ज़्यादा काम करेगा क्योंकि इनका वजन बहुत ज़्यादा है ना। तो सबसे, या फिर वैश्वानर चूर्ण है, साक्षात अग्नि है, वो भी दे करके देख सकते हैं लास्ट में। पहले आप इस यहाँ से शुरू करें। पंचकोल ज़्यादा कफ प्रकृति में जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उसमें पंचकोल का सबसे ज़्यादा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें पिपली, पिपलामूल, चव, चित्रक, सोट, या फिर यहाँ पे सोट को हटा करके यहाँ पे मुस्ता डाल दीजिए, है ना, तो भी सही रहेगा। नहीं तो अभी क्या करिए, कुछ समय तक इसमें सोठ डालिए, बाद में मुस्ता डाल दीजिए। वैद्य जी आसान तरीका बताओ, मैं तो कुछ बना भी नहीं रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, पंचकोल, कोई बात नहीं, तो केवल पंचकोल दीजिए इनको, पंचकोल दीजिए। हाँ, पंचकोल दीजिए जी, ठीक है। पंचकोल से इनका दीपन, हाँ, पंचकोल से इनका दीपन और पाचन करिए इनका। त्रिकटु से निकलेगा रिजल्ट? त्रिकटु से कम निकलेगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर क्या है कि कटु औषधियाँ हो जाती है ना, चित्रक इसमें लग जाती है, साथ में पिपली, पिपलामूल, तो ये ज़्यादा काम करता है जी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दीपनीय में सबसे अच्छा, जो दीपनीय और पाचनीय में सबसे अच्छा पिपली को माना गया है। तो पिपली होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अगर नहीं कुछ है तो दे सकते हैं सोट भी, त्रिकटु, लेकिन पंचकोल का रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वजन भी कम करना है इनका। तो आगे टॉपिक आगे बढ़ें जी आज का, क्योंकि अभी समय है, अभी अपने पास 10 मिनट, तो और आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अवलंबक कफ है ना, अवलंबक कफ का वर्णन। ठीक है। जो कफ उरह प्रदेश में रहता है वह अपनी शक्ति से त्रिकास्थि का तथा आहार से हृदय का अवलंबन सहारा करता है, और वहीं हृदय में रहकर जल कर्म द्वारा आमाशय आदि दूसरे कफ स्थानों की भी सहायता अवलंबन करता है। अतएव इसे अवलंबक कफ कहा जाता है। ठीक है जी, केवल हाँ, ठीक है, केवल हिंदी पढ़ना है क्योंकि अपना कोई संस्कृत का क्या है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है ना, और अपना जो है हिंदी इंग्लिश इसको समझेंगे और संस्कृत के सूत्रों को केवल समझना है केवल, ठीक है। तो जो कफ उर प्रदेश में रहता है यानी कि चेस्ट रीजन में, तो जो कफ अवलंबक कफ के बारे में बताया जा रहा है, ये अष्टांग हृदय में आया है कि अवलंबक कफ जो कफ उर प्रदेश में रहता है यानी कि हृदय में रहता है, सीधा कहिए, वह अपनी शक्ति से त्रिकस्थि का, देखिए यहाँ पे आया है त्रिकस्थि, इसको भी समझना है, तथा है ना अपनी शक्ति से, 2 शब्द यहाँ पे आएगा, अपनी शक्ति से त्रिकस्थि का तथा आहार से हृदय का सहारा करता है। तो अपनी शक्ति से क्या, तो अपनी शक्ति से त्रिकस्थि, तो त्रिकस्थि क्या होता है, त्रिकस्थि क्या है कि जहाँ पे 3 अस्थियों का जो है मिलता है, 3 अस्थि कहाँ मिलता है, तो अपना जो है बैठने वाला स्थान जिसे हम बटक कहते हैं, तो जिस के सहारे हम बैठे रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि त्रिकस्थि वहाँ पे बनता है ना, तो इसे त्रिकस्थि कहा गया है। इस स्थान पे जो है 3 है ना अस्थियों का जो है मिलन होता है, ठीक है। तो त्रिकस्थि का जो है
सहायता करता है, त्रिकस्थी का जो है सहारा देता है, और रस के द्वारा, आहार के रस के द्वारा, है ना, बताया था ना मैंने कि रस जब उत्पन्न होता है अपने शरीर में, जब पाक होता है, भोजन का पचता है, तो रस एब्जॉर्ब होता है, तो कहाँ जाता है? हृदय में जाता है ना, कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, और हृदय से फिर क्या है? संपूर्ण शरीर में जाता है। तो आहार से, यानी कि आहार रस से हम कह सकते हैं, रस से क्या है? हृदय का अवलंबन करता है, सहारा देता है। इस कारण से इसका नाम जो है क्या, अमाशय आदि दूसरे कफ स्थानों को भी सहायता करता है, क्योंकि इसका एक स्थान है, हृदय बताया गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कफ जो है, यह कफ जो है, अवलंबक कफ जो है, उर प्रदेश में रहता है, उर यानी कि चेस्ट रीजन में रहता है। तो अमाशय को भी देता है बल, और आपका जो है फुफ्फुस को भी बल देता है, लंग्स को भी, और आपका जो है हृदय को भी देता है, त्रिकस्थी को भी देता है। तो ये सभी को जो है बल देने का काम जो है ये करता है ना, अवलंबक कफ। आगे पढ़िए, स्थान हृदय, उरस हो गया, कर्म हो गया। अब यहाँ से पढ़िए हृदय आवरण, हृदय के बल का आधार, ये पढ़िए। हृदय के बल का आधार यही कफ है। हृदय आवरण और फुफ्फुसावरणों के बीच में भी यही अवलंबक कफ रहता है, जिसे संकोच विकास के समय उन आवरणों में परस्पर घर्षण नहीं होता। जो लोग प्राकृत श्लेष्मा और अपर ओज को एक मानते हैं, उनकी दृष्टि में स्वभावतः पर ओज अवलंबक कफ है। अतः हृदय के नवीनतम रोगों में भी अवलंबक कफ की विकृति मिलती है। ओज विशेषतः पर ओज को जो अष्ट बिंदुआत्मक मात्रा हृदय में पुष्णाट जाती है या रहती है, उसे भी कुछ विद्वान अवलंबक कफ में लेते हैं। तो अवलंबक कफ क्या है जी? तो हृदय आवरण, यानी कि हृदय को जो सुरक्षा प्रदान करने वाले जितने भी कवच हैं, और फुफ्फुसा आवरण यानी कि लंग्स को सुरक्षा प्रदान करने वाले जितने भी आवरण हैं। तो यहाँ पे दो शब्द आया है, हृदय आवरण और फुफ्फुसा आवरण के बीच में भी अवलंबक कफ ही रहता है, इतना समझना है। और ये कफ रहने के कारण ही उसमें परस्पर घर्षण नहीं होता है ना। तो कफ का एक कार्य है, घर्षण नहीं होने देता, चाहे कहीं भी रहे। जैसे ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स में क्या है? श्लेष्मक कफ है। तो ये कफ जब रहता है प्राकृतिक अवस्था में, तो घर्षण नहीं होने देता है, इतना ही समझना है आपको। तो इसी प्रकार से आपका हृदय में और फुफ्फुसा आवरण में, यानी कि आवरण कवच और हृदय के बीच में भी एक श्लेष्मक, एक क्या है कि कफ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवलंबक कफ कहते हैं। और हमें हमारे जो है फुफ्फुस को भी और हम आपके हृदय को भी बल देता है, इतना समझना है इसमें। और एक टॉपिक लिया है मैंने, एक सूत्र आया है सुश्रुत संहिता में। क्या आया है? तो ये पढ़ दीजिए, छाती में स्थित, यहाँ से पढ़िए बस। छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है, अत्र रस और अपने सौम्य वीर्य से हृदय को अवलंबन करता है। जीवा के मूल, ठीक है, यही समझाना था, क्योंकि अभी अवलंबक कफ की बात हो रही है, तो केवल अवलंबक कफ का टॉपिक को ही कोट करते हैं। छाती में स्थित कौन सा कफ? अवलंबक कफ। तो छाती में स्थित अवलंबक कफ त्रिक को धारण करती है, त्रिक संधि, त्रिकस्थी, जो मैंने पहले भी बता दिया, बैक साइड में जो त्रिकस्थी है ना, उसको धारण करता है। तथा अन्न रस, यानी कि रस, ठीक है, आहार ग्रहण करने के बाद जो रस उत्पन्न होता है, अन्न रस, और अपने सौम्य वीर्य से, यानी कि क्या है? सौम्य वीर्य है, यानी कि उसका जो है सौम्य वीर्य, मतलब समझ लिए, उसमें तेज महाभूत नहीं है, उसमें कौन सी महाभूत है? जल महाभूत है ना, तभी तो सौम्य है। सौम्य वीर्य से, है ना, हृदय का अवलंबन करता है ना। और रस धातु का प्रमुख स्थान हृदय बताया गया है। तो अन्न रस, यहाँ पे ना अत्र रस नहीं है, अन्न रस, ये हिंदी का वर्ड है, अन्न रस, और अपने सौम्य वीर्य से, यानी कि इसकी तासीर जो है ठंडी है, से हृदय का अवलंबन करता है। तो ये यहाँ पे बहुत सूक्ष्म संकेत सुश्रुत सूत्र स्थान में भी दिया गया है अवलंबक कफ के बारे में। हालांकि डिटेल से जानकारी अष्टांग हृदय में आया है, लेकिन सूक्ष्म संकेत जो था
सुश्रुत संहिता में वहाँ से बताया मैंने ये है। इसी प्रकार से अमाशय में जो कफ रहता है, क्लेदक कफ, आपके बोधक कफ, सभी कफ के बारे में इसी ये जो आपके स्क्रीन पे शेयर है, इसी में जो है क्या है कि संकेत दिया गया है कि सभी कफ जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आज के लिए बस इतना ही। कल से जानेंगे कि ये कफ का जो है पंच भौतिक संरचना क्या है ना, कि किस कफ में कौन से महाभूत प्रधान है और इसके कारण जो है क्या क्या समस्या होती है और इसके क्या क्या व्याधियाँ उत्पन्न होगी, फिर इसकी चिकित्सा क्या है, ये सब की टॉपिक की जानकारी हम कल देंगे। और क्या है कि चूँकि बात का टॉपिक जो है भले लंबा चला था, क्योंकि बात के सबसे अधिक रोग होते हैं, है ना, और बात का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र संपूर्ण शरीर है, तो उसका टॉपिक बहुत लंबा था। लेकिन कफ में छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, क्योंकि कफ का सीमित कार्य रहेगा और ये जो है संपूर्ण शरीर में नहीं बल्कि कुछ एक अंगों में व्याप्त है। इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा डिटेल कहीं मिलता भी नहीं है ना, अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। फिर भी जहाँ जहाँ भी है रेफरेंस, उसका एक सूत्र से हम उसको विस्तार जो देने का कार्य क्लास में कर रहे हैं तो करेंगे, लेकिन फिर भी कफ का टॉपिक छोटा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स, या फिर आप अनम्यूट करके रख सकते हैं, समय हो चुका है अपना। आचार्य जी, जो बात दोष का क्लास थे उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगा? मिल गया है ना, 125 पेज का पीडीएफ मिला है ना आपको, मिल गया है ना। जो 125 पेज का हमने पीडीएफ भेजा है बात का, तो उसमें ही जो अपने 25-30 क्लास हुए हैं, 25 क्लास कहेंगे बात के हुआ है, तो 125 पेज के पीडीएफ में ही है। और जैसे आप लेक्चर सुनेंगे और पीडीएफ देखेंगे तो सेम टू सेम मिलता जाएगा, है ना, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो बात का पूरा टॉपिक जो है 125 पेज का पीडीएफ में है। आगे कफ का और पित्त का भेजेंगे, आगे धातुओं आदि का भी भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो है शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। जय धन्वंतरि।